हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम प्रदूषण के एक प्रकार रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं। सबसे पहले तो प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें स्वयं विकसित होने की क्षमता होती है, उनसे विकिरणें निकलती रहती हैं और कुछ परमाणुओं में विकिरण ऊर्जा के रूप में बाहर आती है। ये प्रक्रिया रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी कहलाती है और ऐसे पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम पदार्थों में स्वतः विकसित होने की क्षमता होती है और कुछ विकिरण उत्सर्जित करते हैं, इसलिए ये एक तरह से रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। रेडियो एक्टिवता की खोज सबसे पहले 1886 में बैकरूलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियो एक्टिव प्रदूषण फैलाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों को जब हम इधर उधर फेंक देते हैं या ऐसे पदार्थों द्वारा निर्मित हथियारों के परीक्षण द्वारा भी रेडियो एक्टिव प्रदूषण फैलता है। रेडियोधर्मी पदार्थों के खनन के दौरान जब इनकी माइनिंग की जाती है, इनको निकाला जाता है, तो भी कई गैसें, जहरीली गैसें निकलती हैं जो मानव जीवन और पर्यावरण दोनों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। अगर हम रेडियो एक्टिव पदार्थों प्रदूषण की देखें तो ये 3 प्रकार का होता है: अल्फा रेडियो एक्टिव प्रदूषण, बीटा रेडियो एक्टिव प्रदूषण और गामा रेडियो एक्टिव प्रदूषण। अल्फा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कम नुकसानदायक होता है, ये त्वचा पर, स्किन पर हल्का प्रभाव डालता है। बीटा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन मध्यम होता है, मीडियम होता है, ये त्वचा पर सामान्य रूप से थोड़ा प्रभाव डालता है। जबकि गामा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बहुत खतरनाक प्रदूषण होता है, ये मानव और जानवरों के लिए अत्यंत नुकसानदायक होता है। रेडियो एक्टिव जो पॉल्यूशन है उसके फैक्टर्स अगर हम देखें कौन कौन से कारक होते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले है कि जो न्यूक्लियर बनाने के केंद्र हैं उनसे प्रदूषण फैलता है, उनसे कई ऐसी विकिरण उत्सर्जित होती हैं, रेडियो एक्टिव विकिरणें, जिनसे कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। न्यूक्लियर हथियार परीक्षणों से भी, एटम बम टेस्टिंग से भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। कई साइंटिफिक रिसर्च होती रहती हैं न्यूक्लियर्स पर, जिनसे कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। परमाणु विस्फोट से भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, क्योंकि परमाणु का विस्फोट करने पे कई रेडियो एक्टिव विकिरण उत्सर्जित होती हैं जो कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन करती हैं। यूरेनियम की जब खुदाई की जाती है तो भी कई ऐसी विकिरण उत्सर्जित होती हैं जो कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन करती हैं। परमाणविक गंदगी का स्थानांतरण, उसका गंदगी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें से कुछ ऐसे पदार्थ हैं वो गिर जाते हैं या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब नाभिकीय अपशिष्ट क्या होते हैं, न्यूक्लियर वेस्टेज क्या होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन करते हैं। तो जो यूरेनियम खदानों में बचे अपशिष्ट हैं उनसे गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, और ये जब श्वास के साथ फेफड़ों में पहुंच जाती हैं तो ये मानव के लिए हानिकारक होती हैं। परमाणु भट्टी से भी जो विकसित पदार्थ निकलते हैं वो न्यूक्लियर वेस्टेज में आते हैं। बिजली घर में जब तापमान को नियंत्रित करने के लिए रेडियो एक्टिव छड़ों को, रॉड्स जो काम में आती हैं, उनसे भी हानिकारक अपशिष्ट निकलते हैं। जब क्रियात्मक उत्पादों का रेडियोधर्मी पदार्थों के साथ संपर्क होता है तो वो भी रेडियोधर्मी बन जाते हैं और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन करते हैं। इनसे जो विकिरण निकलती है वो एक तरंग के रूप में निकलती है। ये 2 प्रकार की विकिरण निकलती है: आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग विकिरण। आयोनाइजिंग विकिरण जो कि इसका मुख्य रूप से उदाहरण है एक्सरे। एक्सरे में जो रेडिएशन होता है वो आयोनाइजिंग है, ये रेडियो सक्रिय विकिरण है। इसमें अल्फा, बीटा और गामा किरणें होती हैं जो कि एक दुर्लभ विकिरण है। इसमें उच्च आवृत्ति वाली पराबैंगनी किरणें भी निकलती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। नॉन आयोनाइजिंग विकिरण हम देखें तो रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव तरंगे, इंफ्रारेड विकिरण, कम आवृत्ति की पराबैंगनी किरणें
जो कि कम नुकसानदायक होती हैं, मोबाइल वेव्स, मोबाइल तरंगे। लेकिन इन तरंगों को, विकिरणों की मात्रा अगर लंबे समय तक होती रहे तो ये बहुत अधिक नुकसान भी पहुंचाती हैं। रेडियो एक्टिव विकिरण का प्रभाव अगर हम देखें तो इनके प्रभाव में मुख्य रूप से ये प्राणियों के जीन और गुणसूत्रों पर प्रभाव डालते हैं, क्रोमोसोम्स को इफेक्ट करते हैं, कैंसर जैसे विभिन्न रोगों का कारण बनते हैं, कई त्वचा संबंधी रोग भी इनके कारण हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव विकिरण आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक होते हैं, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु विस्फोट हुए थे, वो कई वर्षों तक, दशकों तक आने वाली वहाँ पे जनरेशन में असर डाल रहे हैं। अभी तक वहाँ पर नॉर्मल नहीं हुआ। शरीर में रक्त की कमी जैसी बीमारियां भी इनके कारण हो जाती हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और खाद्य सामग्री को प्रभावित करता है। इसका नियंत्रण कैसे किया जाए? तो इसके लिए सबसे पहले परमाणु ऊर्जा उत्पादक यंत्रों की सुरक्षा करनी चाहिए, परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, वृक्षारोपण करके प्लांटेशन के द्वारा भी रेडियो एक्टिवता के प्रभाव को कम किया जा सकता है, रेडियो एक्टिव विकिरण के रिसाव को रोकने का प्रयास करना चाहिए और वातावरण में विकिरण की मात्रा कम की जानी चाहिए, जिससे कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को रोका जा सके। आशा है आपको इसका फ़ायदा होगा। धन्यवाद।